हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं सम्यक सभा के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे किसान का कोड़ा किताब का दूसरा अध्याय, रोटी कपड़े के मोहताज किसान। ज्यादातर अंग्रेज सरकारी अधिकारी ऐशो आराम में डूबे रहते हैं। उनके पास किसानों की वास्तविक स्थिति को जानने का भी समय नहीं होता है। उनकी इस अनदेखी के कारण लगभग सभी सरकारी विभागों में ब्राह्मण कर्मचारियों का प्रभुत्व है। इन दोनों कारणों से किसान इतने लूटे जाते हैं कि इन्हें रोटी कपड़े भी मैसर नहीं होते हैं। पहले लगभग पूरे भारत में कुछ विदेशी शासक, मुसलमान बादशाह और कितने ही स्वदेशी राजे रजवाड़े थे। इन सभी के पास लाखों शूद्र, किसान, सरदार, ऊंचे सैन्य अधिकारी, सैन्य अश्वारोही, पैदल सैनिक, तोपची, महावत, ऊंट वाले इत्यादि के रूप में रहते थे और अति शूद्र अस्तबल में नौकरी करते थे, जिससे उन्हें लगान देने में अड़चन नहीं होती थी, क्योंकि प्रायः किसान परिवारों का एक आध सदस्य तो सरकारी नौकरी में था ही। परंतु आज प्रमुख बादशाहत और राजपाट समाप्त हो जाने से 25 लाख से अधिक शूद्र दलित लोग बेकार हो गए हैं और उसका बोझ खेती करने वालों पर आ गया है। बेशक हमारी बहादुर अंग्रेज सरकार के कारण हिंदुस्तान भर में चलने वाले मानव विनाशी युद्ध के बदले शांति छा गई, पर युद्ध अभियान, शिकार आदि बंद हो जाने से देश के सभी लोगों की पौरुषता और जमामर्दी मर गई। राजे रजवाड़े डरपोक स्त्री के समान दिन में पूजा पाठ और रात में निरर्थक संतानोत्पत्ति में डूबकर जनसंख्या बढ़ाते रहे। फलस्वरूप जमीनें बढ़कर नग्न हो गईं और हल के 8-10 साल भर भूमि जोतने के लिए बैलहीन किसान साजे पट्टे पर खेत लगाकर या शहरों में सपरिवार मजदूर करके पेट भरने लगे। नाम मात्र की जमीन से निर्वाह न कर पाने वाले पहले के जो किसान आस पड़ोस के जंगलों से पलाश, महुए जैसे पेड़ों से प्राप्त लकड़ियां, फल और उनके पत्ते बेचकर मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करके आसपास की ही भूमि से ही दाना चारे की व्यवस्था कर 1-2 गाय भैंस और कुछ भेड़ बकरियां रखने लगे। वे अपने ही आसपास के शहरी इलाकों में सुखपूर्वक रहने लगे। परंतु हमारे माँ बाप जैसी सरकार के धूर्त गोरे कर्मचारियों ने उनकी विलायती अटपहलू बुद्धि से पर्वत, पठार, घाटी, जंगल आदि मिलाकर बृहद वन विभाग बनाया और शहरी चारागाह व प्रयोग किए जाने वाली जमीनों का भी अधिग्रहण किया। तब गरीब असहाय किसानों की भेड़ बकरियों के लिए यहाँ की धरती पर जंगल की हवा खाने लायक जगह भी नहीं बची। परिणामतः किसान अब जुलाई, लोहार, बढ़ई या मजदूर आदि के रूप में कारखाने में कार्य करने लगे। दूसरी ओर इंग्लैंड के कारीगर अपने देश से रंग बिरंगी शराब की बोतलें, ब्रेड, बिस्कुट, मीठी चीजें, अचार, छोटी बड़ी सुइयां, चाकू, कैंची, सिलाई मशीन, हीटर, रंग बिरंगे शीशे, तागे, डोरियां, कपड़े, साल, दस्ताने, मोजे, टोपी, छड़ी, छतरी, पीतल, तांबे, लोहे की पत्थर, ताले, चाबी, कोयला, तरह तरह की गाड़ियां, वाद्य यंत्र और अंततः मशीनों से तैयार कालीनें यहाँ लाकर सस्ते दामों में बेचने लगे। स्वदेशी वस्तु के बाजार खत्म होने से बुनकर, जुलाई, मोमिन जैसी कपड़े बुनने वाली जातियां इतनी गरीब हो गई कि उन्हें लोग भुखमरी की हालत में छिपकर घटिया गेहूं और आम की गुठली पर जीने लगे। दूसरी ओर इंग्लैंड के कारीगर अपने देश से रंग बिरंगी शराब की बोतलें, ब्रेड, बिस्कुट, मीठी चीजें, अचार, छोटी बड़ी सुइयां, चाकू, कैंची, सिलाई मशीन, हीटर, रंग बिरंगे शीशे, तागे, डोरियां, कपड़े, साल, दस्ताने, मोजे, टोपी, छड़ी, छतरी, पीतल, तांबे, लोहे की पत्थरें, ताले, चाबी, कोयला, तरह तरह की गाड़ियां, वाद्य यंत्र और अंततः मशीनों से तैयार कालीनें यहाँ लाकर सस्ते दामों पर बेचने लगे। स्वदेशी वस्तु के बाजार में स्वदेशी वस्तु के बाजार खत्म होने से बुनकर, जुलाई, मोमिन जैसी कपड़े बुनने वाली जातियां इतनी गरीब हो गईं कि उनके लोग भुखमरी की हालत में छिपकर घटिया गेहूं, चावल और आम की गुठली पर जीने लगे। कुछ बुनकर परिवार की असहनीय हालत न देख सकने के कारण शाम होने पर 2-4 पैसों की उधार ताड़ी पीकर मुर्दा समान घर पर पड़ जाते। कितने ही जुलाहे
गुर्जरों मारवाड़ियों से कपड़े बुनने के लिए लाए रेशम और कीमती धागों को बच्चों के पेट के लिए बेचकर गुर्जर व मारवाड़ी को झांसा देकर रातों रात दूसरी जगह भाग जाते। ऐसे भूखे नंगे कारीगरों और किसानों की सहायता कैसे की जाए? प्राचीन काल में ब्राह्मणों के पुरखों ने बड़ी कोशिश और चालाकी से शूद्र और दलितों पर वर्चस्व जमा कर चिरकाल तक उसे कायम रखना चाहा, ताकि ये लोग केवल घोड़े बैल आदि जानवर या फिर निर्जीव खेत जैसे बनकर उनके लिए आवश्यक और आरामदायक चीजें पैदा करते रहें। इसी उद्देश्य से उन्होंने ऐसी बातें हिंदू धर्म में घुसेड़ दी कि नदी पार जो हिंदू जाएगा उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। इससे ब्राह्मणों का उद्देश्य अवश्य पूरा हुआ, पर दूसरे लोगों का बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि ब्राह्मण के रीति रिवाज और उनकी संस्कृति से अनभिज्ञ ये लोग स्वयं को मानव की जगह पशु समझने लगे। अन्य देशों से व्यापार धंधा बिल्कुल न होने से वे एकदम कंगाल हो गए। इतना ही नहीं, अपने देश में सुधार करो, अपने देश में सुधार करो जैसे धूर्त ब्राह्मणों के दिखावटी नारों के पीछे भी धर्म की प्रयुक्त बातें ही बेशक छिपी हैं। ऐसी झूठी बातों से बुनकर बड़े आदि कारीगरों का तो बहुत ही नुकसान हुआ है, और आगे उन्हें ये बातें किस हद तक पहुंचाएंगी, इसका अनुमान एक सच्चे देशभक्त के अतिरिक्त कौन लगा सकता है? कोई कह सकता है या राय दे सकता है, गरीब किसानों को भरपूर खेत वाले किसानों के यहाँ काम करके गुजारा करना चाहिए, परंतु सच तो यह है कि जनसंख्या वृद्धि के दैत्य के घर घर में समाने और परिवार का कई भागों में बढ़ जाने के चलते भूमि परती अर्थात खाली नहीं छोड़ी जाती, और वह प्रति वर्ष फसलों से भरी रहती है। फलतः उर्वरा शक्ति के क्षीण होने से बड़ी भूमि वाले किसानों के बच्चों के पेट भरना ही मुश्किल है, फिर ये गरीब किसानों को काम और मजदूरी कैसे दें? इस प्रकार समस्याओं के भंवर में फंसे अपने नंगे बच्चों को पाठशाला न भेज पाने वाले किसानों की स्थिति का लाभ उठाकर अपने दूरदर्शी सरकारी कर्मचारी अज्ञानी और मूर्ख किसानों को पढ़ाने के बहाने लाखों रुपए लोकल फंड में जमा करके इसका एक तिहाई भाग मात्र खर्च करके दिखावे के लिए यहाँ वहाँ एक दो विद्यालय खोल देते, पर गैर किसान वर्ग से आने वाले अध्यापकों के चलते नाम मात्र आने वाले किसान छात्रों के साथ भी न्याय नहीं हो पाता। जो लोग अपने धर्म की सेखी बगाड़ कर हर समय शुद्धता पवित्रता स्नान ध्यान और कर्मकांड में ही लगे रहते हैं, उनसे यथा समय योग्य शिक्षा न मिलने से किसानों के बच्चे बेशक मूर्ख ही रह जाते हैं। किसान लोकल फंड से क्या किसान सरकारी कर्मचारी तैयार हुए हैं? यदि हाँ, तो वे किस विभाग में किस पद पर काम कर रहे हैं? शिक्षा विभाग के जानकार डायरेक्टर को चाहिए कि उनके नाम और पद की ब्यौरेवार सूची तैयार करवाकर सरकारी गजट में छपवाएं, ताकि इसे देखकर किसान माँ बाप जैसी सरकार को उत्साहपूर्वक सराहें और सरकारी अधिकारियों की आंखें खुलें। गांव में रहने वाले थोड़े अध्यापक प्राय ब्राह्मण ही रहते हैं। पुणे जैसे बड़े शहर में 4-6 रुपए से अधिक वेतन न पाने लायक ये अध्यापक गांव में 8-12 रुपए वेतन पाते हैं। सिर्फ पेट पालने वाले ये स्वार्थी अयोग्य ब्राह्मण अध्यापक धर्म जाति के बनावटी अभिमान को मन में रखकर किसान बच्चों को खुलेआम उपदेश देते हैं। तुम्हें पढ़कर यदि नौकरी ना मिली तो क्या पंचांग हाथ में लेकर हमारे जैसा घर घर भीख मांगोगे? ऐसे अनपढ़ किसानों के खेतों की हर 30 वर्ष पर मूल्यांकन करते समय हमारी गौरवशाली सरकार को पूजने वाले कर्मचारी कम से कम कुछ लगान बढ़ाए बिना किसानों को जाने का सलाम नहीं करते। बावजूद इसके अपनी दिनचर्या के बावजूद इसके अपनी दिनचर्या के साथ शिकार व मौज मस्ती में डूबे ये आलसी गोरे अधिकारियों को यह कैसे दिखे कि ये ब्राह्मण कर्मचारी इन अनपढ़ किसानों की इज्जत से कैसे खेलते हैं। अनपढ़ व मूर्ख किसानों में भूमि सीमा या साझे कुएं को लेकर हुए झगड़े में ये भट्ट ब्राह्मण दोनों पक्षों के किसानों के पास जाकर उन्हें अनेक तरह से समझाकर दूसरे दिन किसी एक पक्ष को बढ़ावा देकर उनके नाम का प्रार्थना पत्र तैयार करके मामलेदार के पास भिजवाते। इसके बाद दोनों ही पार्टी सम्मान लेकर आने वाले चपरासी के साथ अपना अपना सम्मान पेश करने के लिए कुलकर्णी अर्थात ब्राह्मण उपनाम के घर पहुंचते हैं। चपरासी को हटाकर दोनों पक्ष के लोगों को कुलकर्णी अलग अलग एक ओर ले जाकर अलग अलग समय पर अकेले में मिलने के लिए कहते हैं
और विश्वास दिलाते हैं कि वे इसका कोई न कोई तोड़ निकालेंगे। इसके बाद निश्चित किए हुए समय पर वादी और प्रतिवादी के घर आने पर भी कहते हैं, तुम अधिक नहीं पर इतनी रकम तक मन बड़ा करो तो मामलेदार के मुंशी से कहकर तुम्हारे प्रतिवादी को कुछ न कुछ सजा दिलवा दूंगा, क्योंकि यह सब मुंशी के ही हाथ में है। मेरे कहने के अनुसार कुछ न होने पर मैं तुम्हारी रकम उसके पास से वापस लाकर तुम्हें दे दूंगा। मेरे प्रयत्न के लिए भैरव देवता तुम्हें जो कुछ भी समझ दें मुझे दे देना, या फिर कुछ ना भी दो तो मेरी इस बारे में कोई शिकायत नहीं। तुम्हारी सफलता ही मेरी जीत है। उसके बाद प्रतिवादी पक्ष के लोगों के पास से वादी पक्ष से दुगनी और अपने प्रयत्न के लिए थोड़ी बहुत रकम लेकर वे उससे अपने कथनानुसार शिकायत पत्र तैयार करवाते हैं। 2-3 झूठे गवाह तैयार कर लाने की बात कहते हुए कहते हैं, फिर मुंशी से कहकर तुम्हारा बाल बांका भी ना होने देंगे। उसका मामलेदार पर कितना अधिक प्रभाव है तुम जानते ही हो, और उस समय मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है उसके अनुसार काम ना बनने पर उसी दिन तुम्हारा पैसा उनके पास से लाकर मैं तुम्हें दे दूंगा। परंतु यह मैं अभी कह दे रहा हूँ, मेरे प्रयत्न के लिए दिए हुए पैसों में से एक कौड़ी भी वापस नहीं मिलेगा, वरना इस झंझट में पड़े बिना भी मेरे घर का चूल्हा जल ही रहा है। इसके बाद मामलेदार कचहरी में जाकर ब्राह्मण कर्मचारी ऐसे अनपढ़ वादी प्रतिवादियों के बयान लेते समय जिस पक्ष ने उनकी मुट्ठी गर्म की है उनके बयानों में कुछ निर्देशक प्रश्न करके अनुकूल बयान तैयार करते हैं, और जिस पक्ष के लोगों से उनकी मुट्ठी गर्म नहीं हुए उनकी दलीलों को आगे पीछे करके ऐसा बयान तैयार करते हैं कि पढ़ने या सुनने वाले के मन में अभियोग का वास्तविक रूप ही ना आए और वे कुछ उल्टा ही समझ लें। कितने ही ब्राह्मण क्लर्क अनपढ़ किसानों का बयान लिखते समय उनके कुछ भाग बिल्कुल ही निकाल देते हैं। कितने ही ब्राह्मण क्लर्क किसानों के बयान अपने घर ले जाकर उसे पूर्णतः बदलकर सुबह सरकारी कार्यालय में लाकर रख देते हैं, और तब तो किसी निष्पक्ष अफसर के होने पर भी अन्याय होना संभव है। इसके बाद वकील के उकसाने पर उनके द्वारा अंग्रेज कलेक्टर के पास अपील करने पर पेशकार सिर्फ जेब गर्म करने वाले के हित वाला बयान ही कलेक्टर के सामने रखता है। पेशकार के द्वारा ज्यादा गरीब पक्ष के हित के खिलाफ महत्वपूर्ण दलीलें हटाने पर अगर कलेक्टर के मुख से शिकायत खारिज की जाती है, जैसा स्वर्णिम वाक्य निकल गया, तो वे अपने निर्दयी हाथ में मराठी में इच्छानुसार लिखे कागज लेकर कलेक्टर के पास ऐसा अवसर देख कर जाते हैं जब वह पत्नी के साथ भ्रमण पर हो, या मराठी न जानने वाले किसी शख्स और अपने से बड़े अधिकारी के साथ हो, या फिर रात्रि भोज से लौटने पर सुबह सुस्त पड़ा हो, या शिकार पर जाने की हड़बड़ी में हो, फिर वे उसके द्वारा कहे पिछले मंतव्य को हूबहू पढ़कर झूठे कागज पर उसके हस्ताक्षर सहजता से ले लेते हैं। कुछ सख्त कलेक्टरों के सामने दाल न गलने पर वे कुछ बेढंगे अनपढ़ किसानों का मामला मुख्य कार्यालय में न लिखकर उस किसान को कलेक्टर की सवारी के पीछे पीछे दौड़ाकर उसकी हड्डी पसली ढीली करवा देते हैं, और कितने ही एकदम अज्ञानी किसानों की दरख्वास्त 1-2 दिन फाइल में न लगाकर उसके प्रतिपक्षी से थोड़ी बहुत रिश्वत खाकर उस दरख्वास्त को गायब ही कर देते हैं। अंततः दोनों पक्षों में से जो अधिक पैसा खर्च करे वही विजयी होता है, और फिर गांव में 2 दल बन जाते हैं। इसके बाद पोले अर्थात जानवरों का त्योहार और होली जैसे त्योहारों पर बैलों के दाईं ओर जाने और उसे रोटी देने की बात पर दोनों दलों में जबरदस्त मारपीट हो जाती है। कितनों के ही सिर फूटने पर पुरोहित ब्राह्मण अर्थात लगभग सभी फौजदारी दीवानी आदि झगड़े फसाद किसानों में पैदा करने वाले ये पुरोहित ब्राह्मण ही रहते हैं। क्लर्क दोनों दलों को दिखावटी शाबाशी देकर भीतर ही भीतर खोखले पुलिस ब्राह्मणों से हाथ मिलाकर केंद्रीय तालुक कार्यालय के सिपाही गुंड को
वस्तु स्थित बतलाते हैं। और तब वहाँ रंग बिरंगे पतलून, बूट, पगड़ी पहने, हाथ में बेकार पड़ी तलवारें लेकर कुछ हवलदार भूखे पुलिस के पीछे पीछे आते हैं। फिर दलितों और पुलिस पटेल अर्थात ब्राह्मण का उपनाम की सहायता से वे गांव के दोनों गुटों के ज्यादातर लोगों को पकड़कर थाने में कैद करते और पहरेदारों को छोड़ बाकी सारे सिपाही व मजिस्ट्रेट अनपढ़ ब्राह्मण पुलिस की सहायता से मारवाड़ी दुकानदार से मनमाना दाम और भजन की भोज सामग्रियां उठा लेते हैं। यदि किसी ने शराब की दावत दी हो तो वे छक्कर खाते पीते हैं। फिर पूछताछ करके सारे कैदियों को मुख्य थाने में लाकर फौजदार के सामने खड़ा कर उनकी आज्ञा के अनुसार पूरी जांच होने तक उन्हें कच्ची कैद में रखते हैं। इसके बाद कैदी किसान के घर के लोग छोटे मोटे आभूषण और अन्य साधारण वस्तुएं बेचकर लाई हुई रकम पुलिस कर्मचारियों को दे देते हैं। ऐसा कुछ उदाहरण यहाँ देता हूँ। किसी एक गुट के आदमी के अधिक जख्मी हो जाने पर क्लर्क के जरिए धूर्त कर्मचारी दूसरे गुट से पैसा खाकर मजिस्ट्रेट के पास मामले भेजने में देरी कर देते हैं ताकि तब तक घाव भर जाए और सबूत मिट जाए। कभी कभी किसी धूर्त कर्मचारी की मुट्ठी गर्म होने पर उनके क्लर्क पैसे लेने वाले लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि दूसरे पक्ष के लोगों को सफाई देने से ही रोक लिया जाएगा। कभी कभी क्लर्क के माध्यम से कुछ गवाह को डरा धमका कर अन्य गांव भेज दिया जाता है। बावजूद इसके कुछ अनपढ़ किसान कचहरी में अपनी गवाही देने के लिए आ जाएं तो निरक्षर होने, स्मरण शक्ति कम होने और क्रमबद्ध पूछे गए सवालों के सटीक उत्तर न दे पाने के दरमियान उन्हें पीट पीट कर मार दिया जाता है। कभी कभी गवाही लेते समय वे हर तरकीब लगाकर किसानों को इतना अधिक घबरा देते हैं कि वे आंखों देखी व कानों सुनी पूर्णतः सत्य बातें भी कह नहीं सकते। इसके अतिरिक्त साहसिक कर्मचारियों के हाथ खूब गरमाने पर वे झूठे साक्ष्य गवाह गढ़कर कानून के ही आधार पर अपनी इच्छा के अनुसार अनपढ़ किसानों को दंड देते हैं। उस समय उन लोगों के पास जुर्माना भरने के लिए पैसे नहीं होते हैं। वे अपने इष्ट मित्र और रिश्तेदारों से पैसे लेकर जुर्माना भरते हैं। फिर घर पहुंचने पर वे उधार चुकाने व अन्य लोगों को छुड़ाने के लिए साहूकार के पास पैसे मांगने जाते हैं, परंतु भगा दिए जाते हैं क्योंकि पैसे वसूली के समय एक पक्षी किसान कानून के चलते भरी कचहरी में साहूकार की जगहसाई हो जाती है। कितने ही ब्राह्मण नौजवान कानूनी पुस्तकें तोते के समान रखकर कानूनी परीक्षा पास होते हैं। हमारी भोली सरकार उन्हें जज की ऊंची कुर्सी पर बैठा देती है, परंतु ये लोग समाज व भाईचारे के संबंध को भुलाकर स्वयं को भूदेव अर्थात ब्राह्मण का वैध पुत्र समझकर दूसरी जाति के वयोवृद्ध बुजुर्ग, निर्धन और कमजोर व्यक्ति के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं। पहले सरकारी रिवाज के तहत सभी गवाहदारों को कोर्ट में दर्ज पहले सरकारी रिवाज के तहत सभी गवाहदारों को कोर्ट में 10 बजे हाजिर रहने का आदेश देते हैं और खुद लगभग 12 बजे कोर्ट में आते हैं। फिर आध घंटे झपकी लेने के बाद आंखें मलते हुए कुर्सी पर बैठकर जेब से पान का बीड़ा निकालकर उसे मुंह में डालकर बंद सा मुंह जेब से पान का बीड़ा निकालकर उसे मुंह में डालकर बंदर सा मुंह चलाते हैं। फिर नस सूंघकर तिरछी नजर से लोगों को देखते हैं। तभी अचानक काले कोट बूट और लाल पगड़ी पहने हुए मूंछ पर ताव लेकर वकील कहता है, योर ऑनर। तब पेट सहलाते हुए भूदेव अर्थात ब्राह्मण जज वकील से पूछता है, आपका क्या कहना है? वकील जेब में हाथ डाले कहता है, आज मुझे एक हत्या के मुकदमे में सेशन कोर्ट में हाजिर होना है, इसलिए आप मेहरबानी करके आज यह केस स्थगित रखें। इतना कहते ही जज की स्वीकृति पर वकील घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर अपना रास्ता नापता है। फिर जज अपना काम शुरू करता है। मैं यहाँ ऐसे चंद नमूने देता हूँ। बहुत से ब्राह्मण न्यायाधीश ऊंची जाति के घमंड में अथवा भविष्य रूपी ताज पाने के नशे में अन्य जातियों के साथ तुम ताप करके ही बात करते हैं। कुछ स्वाभिमानी लोग कोर्ट में आते ही अगर उन्हें झुककर नमस्कार नहीं करते तो उनके बयान लेते समय
उन्हें ये लोग व्यर्थ ही सताते हैं। खासकर ब्राह्मण धर्म विरुद्ध किसी संस्था या समूह के सम्मानित सदस्य को कोर्ट में उपस्थित होने में हुई देरी पर उनके सम्मान और बुजुर्गपन की धज्जी उड़ाते हुए ये जज बयान लेते समय उन्हें कहीं का नहीं रहने देते। बौद्ध मारवाड़ियों को ये भूदेव कैसे नीचा दिखाते थे और उनका कैसे उपहास करते थे, सर्वविदित थे। कभी कभी वादी प्रतिवादी के कथनों को न समझ पाने पर ये कपटी धर्मनिष्ठ जज कुत्ते की तरह भौंकते हुए कठोर शब्दों में कहता है, तू बदतमीज है, तुझे 20 कोड़े लगाकर एक ही गिनना चाहिए, तू महाधूर्त है। इस पर ना नुकुर करने पर उस गरीब का मुकदमा ही रद्द किया जाता है। इतना ही नहीं, ना खुश होने पर ये बेरहम जज सारे कागजात घर ले जाकर निर्णायक दलीलें हटाकर इच्छानुसार नए बयान बनाकर क्या फैसले नहीं देते होंगे, क्योंकि आजकल बयान लेने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठा चिन्ह लेने की प्रथा भी खत्म हो गई। सारांश यह है कि प्राय ब्राह्मण जज घासीराम कोतवाल जैसे निर्णय करते हैं। साहूकारों ने अपने लेन देन का व्यापार बंद कर दिया है, फिर भी कुछ ब्राह्मण और मारवाड़ी साहूकार न्यायालय के उपमान फिर भी कुछ ब्राह्मण और मारवाड़ी साहूकार न्यायालय के अपमान का हृदय निषेध मन में न लाते हुए निरक्षर किसानों से लेन देन करते ही रहते हैं। वह इस तरह की पहले परेशानी में फंसे किसानों को फूटी कौड़ी नहीं देते। बाद में उनसे लिखवाए हुए कर्जदारी पत्र के आधार पर सरकारी विभाग से सेवानिवृत्त होकर पेंशन लेने वाले लोगों से सुशोभित पंचों की पंचायत से हुक्मनामा लेकर ब्याज के पैसे काटकर बाकी पैसे उनकी झोली में डाल देते हैं। उन्हीं दोनों बहुत से ब्राह्मण व मारवाड़ी साहूकार बिन भरोसे वाले निरक्षर किसानों से कहते हैं, सरकारी कानून के कारण तुम्हें खेत गिरवी रखकर हम कर्ज नहीं दे सकते, इसलिए यदि तुम अपने खेत हमारे नाम कर दो तो हम तुम्हें कर्ज दे देंगे और कर्ज चुका देने पर हम फिर तुम्हें तुम्हारे नाम करके खेत लौटा देंगे। इस तरह वे कस्में खाकर बोलते हैं, पर इन धार्मिक अहिंसक साहूकारों से ये अनपढ़ भोले किसान अपने खेत शायद ही वापस ले पाते हैं। इसके अतिरिक्त धर्म में पूर्णतः रंगे साहूकार निरक्षर किसानों पर उनके प्रकार के नकली जमा खर्च की कॉपी के साथ नगद रुपए के प्रमाण पत्र देकर जब ब्राह्मण के कोर्ट में शिकायत लाते हैं, तब अनपढ़ किसान न्याय मिलने की आस में अपने गहने तक बेचकर यथासंभव पैसे केस में झोंक देते हैं, किंतु उनकी जाति के वकील नहीं होने से उन्हें उचित सलाह देने वाले भी नहीं मिलते। फिर कुछ कपटी वकील की सलाह मानकर वे उच्च न्यायालय जाते हैं, मगर वहां भी ऐशो आराम में डूबे गोरे अधिकारियों के कारण वे ब्राह्मण कर्मचारियों से ठगे जाते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, परंतु धूर्त वकीलों परंतु ऐसे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। धूर्त वकील वकालतनामा और उससे संबंधित खर्च के लिए रुपए अग्रिम लेकर ही फरियाद तैयार करता है, फिर पेशकार की रखेल से नाच गाना करवा कर किसानों से उसे पैसे दिलवाता है। अनपढ़ किसानों से रिश्वत खाने वाले सरकारी कर्मचारी के साथ साथ रिश्वत देने वाले विवश लाचार निरक्षर किसानों को भी कानूनन दंड मिलता है। सशक्त पुलिस को ठेका दिखाकर दिन के उजाले में लोगों को लूटने वाले लुटेरे भट्ट ब्राह्मण अर्थात फड़के और उनके भूखे भाइयों को अपने रूखे सूखे ग्रास देने वाले अनपढ़ कंगाल किसानों से जिस तरह पुलिस खर्च कानूनन वसूलते जाते हैं और किसानों के घर चोरी करने वाले हर जाति के लोगों को दंड दिए जाते हैं, उसी प्रकार किसान को दंडित करने वाले कानून की तरह घर में सो रहे व्यक्ति के यहाँ चोरी होने पर घर वाले को दंडित करने का कानून भी क्यों नहीं बनाया गया। कायर पुलिस की गर्दन बचाने वाला ऐसा कानून अगर कानून परिषद से पारित हो जाए तो हमारी न्याय प्रिय सरकार का स्वर्ग के पास शिमला में जय घोष गूंजेगा। बहुत से कट्टर ब्राह्मण कर्मचारी स्वजातीय कथावाचकों और भजन मंडली वालों को भोले अनपढ़ किसानों से पैसा दिलवाते हैं। कुछ दूरदर्शी धूर्त लोग इन किसानों से राधा कृष्ण मंदिर बनवाते हैं, कुछ मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाते हैं और उनसे ब्रज समाप्ति पर महोत्सव करवाते हैं। बहुत से धूर्त कर्मचारियों से
जो अंग्रेज कर्मचारियों की पीठ पीछे किसानों को कष्ट देते हैं। किसान भीतर ही भीतर दुखी रहते हैं, किंतु किसानों की उन्नति के लिए उन्हीं चापलूस कर्मचारियों को गोरे अधिकारी चुनते हैं। 2-4 मिनट भी मराठी ना बोल पाने वाले, तुम हम करने वाले इन गोरे कर्मचारियों के भाषण छत्रपति राजे महाराजे निम्बालकर गार्ड के मोहिते दाभाड़े घोर पड़े और किसान लोग कैसे समझते हैं, और ये गोरे कर्मचारी हर तरह की शिकायतों का निष्पादन कैसे करते हैं, भगवान ही जाने। कुछ धूर्त ब्राह्मण कर्मचारी अपना उल्लू सीधा करने के लिए बाकपट्टू ब्राह्मणों की अगुवाई में जगह जगह बड़े बड़े संगठन बनाकर कुछ शूद्रों, घसियारों, बड़इयों, ठेकेदारों, पेंशनरों या धनी लोगों को इच्छानुसार सदस्य बनाकर उन पर दबाव बनाकर पैसे ऐंठते हैं। गोरे कर्मचारी सरकार से सिफारिश करके अपने घरेलू खास खास कामों में उपयोगी ब्राह्मण पेशकार को राव साहब जैसी खोखली पदवी दिलवा देते हैं। अन्य जिले में बदली होने पर ये सम्मानित राव साहब मनमाने मान पत्र जैसे तैयार करके उस पर शहर के 4-5 खोखली प्रतिष्ठा वाले कुछ लोगों और कुछ धनी अनपढ़ किसानों के न पढ़े जाने वाले हस्ताक्षर लेकर शूद्र ठेकेदार के दीवान खाने में बड़ी बड़ी सभाएं करके और उन्हें मान पत्र देकर गोरे कर्मचारियों का आदर बढ़ाते हैं। तात्पर्य यह है कि अकाल जैसे ईश्वरीय श्राप से उबरा जा सकता है, पर कमोबेश हर सरकारी विभागों में ऐसो आराम में डूबे आलसी गोरे कर्मचारियों की अनदेखी के चलते और ब्राह्मणों की भरमार होने से किसानों के नुकसान की भरपाई संभव नहीं है। कोंकण प्रदेश के ब्राह्मण खोत इसका उदाहरण है। इस कारनामे पर कच्चा चिट्ठा लिखने पर मिस्ट्रीज ऑफ द कोर्ट ऑफ लंदन जैसी पुस्तक तैयार हो जाएगी। जब इन अनपढ़ किसानों की बदहाली ईसाई लोगों से ज्यादा समय तक नहीं देखी गई, तब उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के शिक्षा विभाग का विरोध करना प्रारंभ किया और तभी यहाँ कुछ सभ्य व्यक्तियों सहित कुछ बड़े सरदारों का ध्यान हिंदुस्तान के शिक्षा विभाग की ओर गया। हमारे रहमदिल गवर्नर जनरल साहब ने यहाँ के शिक्षा विभाग की सही जांच करने के लिए 4-5 बड़े बड़े विद्वान व्यक्तियों की कमेटी गठित कर मिस्टर हंटर को इसका चेयरमैन अर्थात प्रधान नियुक्त किया। हंटर साहब ने अपने साथियों को साथ लेकर एक शातिर शिकारी के समान तीनों प्रेसिडेंटियों में भ्रमण किया, किंतु किसानों की उपेक्षा को लेकर शूद्रों दलितों की विपत्तियों का बारीकी से अध्ययन करने के लिए वे यदि किसानों की गंदी झोपड़ियों में जाकर नाक पर रुमाल रख उनकी आंखों से उनकी बदहाली देखते तो बात बनती, पर वे यहाँ के किसी निरक्षर नंगे किसान के बजाय धर्मनिष्ठ ब्राह्मण, हिंदू, पारसी और ईसाई धर्मावलंबियों से वक्तव्य लेकर जगह जगह से मिले मानपत्र लिए कलकत्ता लौट आए। इसलिए उनकी रिपोर्ट से अनपढ़ किसानों को उचित लाभ मिलेगा ऐसा अनुमान हम नहीं लगा सकते। तात्पर्य यही है कि मिस्टर हंटर ने अज्ञान के अंधकार को दूर करने के उद्देश्य से दबे कुचले अनपढ़ किसानों के पास न बैठकर मुक्ति सेना के निस्वार्थी नायक मिस्टर टक्कर की श्रेणी में खुद को न ला सके। अगर ऐसा होता तो मिस्टर हंटर की महानता का डंका फिर से बजता, मिस्टर टक्कर की महानता की तरह। लोकतांत्रिक देश के प्रतिनिधियों की ओर से यह आवाज दुनिया के अन्य राष्ट्रों तक पहुंचती, लोगों की आंखें खुलती और उनके दिल में हमारे रेड इंडियंस के लिए करुणा उभरती। सरकारी ब्राह्मण कर्मचारियों पर लिखी गई बातों के सबूत जगह जगह पर दायर तरह तरह के केस और जाली वकालतनामा आदि देखने से आराम से मिल जाएंगे। धन्यवाद साथियों, आज का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। सम्यक सभा के अगले एपिसोड में हम सुनेंगे किसान का कोड़ा किताब का तीसरा अध्याय, आर्यों का आगमन, सूत्रों की उत्पत्ति एवं किसानों से कर वसूली।